हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विकास की विमाएं। आज इसके अंतर्गत जिस पॉइंट को हम जानेंगे वो है बेकारी। आज विश्व के अनेक देशों को बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या न केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की है बल्कि संपन्न देशों की भी है। विभिन्न देशों में बेकारी के कारण पूरी तरह से एक समान नहीं है, अलग अलग हैं। जहाँ औद्योगिकरण, यातायात के विकासित साधने और मुद्रा अर्थव्यवस्था, बैंक व्यवस्था, मशीनीकरण आदि ने मानव को अनेक सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं सुविधाओं ने आर्थिक मंदी, बेकारी और गरीबी को भी जन्म दिया है। औद्योगिकरण के पहले बेकारी सिर्फ कृषि क्षेत्र तक ही सीमित थी और वह छिपी या फिर अर्ध बेकारी के रूप में थी। लेकिन औद्योगिकरण के फलस्वरूप अब बेकारी कृषि के अतिरिक्त अनेक अन्य क्षेत्रों में भी पाई जा रही है। औद्योगिकरण ने पूंजीवाद के विकास और संपत्ति के असमान वितरण में योगदान दिया है और साथ ही समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमता को बढ़ावा दिया है। औद्योगिकरण और पूंजीवाद के विकास के फलस्वरूप अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से बेकारी भी एक है। बेकारी न केवल आर्थिक समस्या है बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है। बेकारी व्यक्ति को उनके यानी जो उसका जीवन है उसे छिन्न भिन्न कर देती है और उसके पारिवारिक संबंधों पर कुप्रभाव डालती है। बेकारी व्यक्ति में निराशा और हीनता की भावना पैदा करती है। इस बेकारी से ग्रसित व्यक्ति अपराध तक करने के लिए बाध्य हो जाता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आवश्यक है कि बेकारी की समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाए। यानी कि इसे सिर्फ ये नहीं कि एक देश की बात है, बहुत सारे देशों की है, तो इसे सभी मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। विश्व स्तर पर रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए लोगों को। अब हम समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए कुछ परिभाषाओं को समझेंगे। वैसे ये सभी परिभाषा सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि सटीक जो बेकारी की परिभाषा है वो सटीक नहीं है, क्योंकि हर देश में, हर दशा की जो बेकारी की अवस्था है वो अलग अलग हो सकती है। फिर भी कई समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार इसको परिभाषित किया है। जैसे कि फेयरचाइल्ड के अनुसार सामान्य दशा और सामान्य वेतन पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देना ही ये स्थिति है, यही बेकारी है। यानी कि फेयरचाइल्ड का मानना है कि अगर किसी रूप में कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, जिस हिसाब से वो काम चाहता है या उसकी जिस हिसाब से क्षमता है, पहले तो उसे काम ना मिले, अगर मिले भी तो उसे कम वेतन मिले। उसके बाद जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ का मालिक उसे कभी भी निकाल सकता है। तो ये जो स्थिति है उस व्यक्ति की, ये या जिस देश की ये स्थिति है, ये कहीं ना कहीं बेकारी है। वहीं सामाजिक विचारक एक और हैं जिनका नाम है G.R. मदान। इनके अनुसार उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो काम करना चाहते हैं। यानी कि मदान जी का मानना है कि व्यक्ति का जो शरीर है या फिर जिस हिसाब से उसका कमाने या अर्थ उपार्जन की जो उसकी शक्ति है, उस हिसाब से उसको वेतन नहीं मिलता है, तो ये बेकारी है। एक सामाजिक विचारक और हैं जिनका नाम है डिमोलो। इनके अनुसार बेकार व्यक्ति उसी को मानना चाहिए जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतन भोगी कार्य नहीं पा सकता। और वहीं एक सामाजिक विचारक और हैं जिनका जो है प्रोफेसर पिगू। इनके अनुसार बेकारी का अर्थ वेतन अर्जन करने और वर्ग में व्याप्त बेकारी से है और उसका संबंध केवल मजदूरी कार्य से ही होता है। यानी कि पिगू जी यहाँ पे ये कहते हैं कि बेकारी का अर्थ वेतन जो कमाते हैं या फिर वो व्यक्ति जिस हिसाब से उसकी क्षमता है उस हिसाब से उसे वेतन ना मिले तो इसे बेकारी कहेंगे। और अगर उसे वेतन मिले भी या जो उसकी कार्य शक्ति है उस हिसाब से उसे कार्य ना मिले और कम वेतन मिले तो भी ये बेकारी है। इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि बेकारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा होते हुए भी उसके अनुसार न उसे रोज़गार मिले, न ही उसका जो पगार है या भत्ता है वो मिले। अन्य शब्दों में बेकारी वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और समृद्ध व्यक्ति को जो कार्य करना चाहिए या जो कार्य उसके इच्छे के अनुसार है वो नहीं मिल पाता है, या फिर प्रचलित जो मजदूरी दर है वो भी वो नहीं पा पाता है, तो इसे बेकारी कहेंगे। अब हम बेकारी के
कुछ प्रकारों को समझ लेते हैं, जैसे कि मौसमी तथा आकस्मिक बेकारी। इसमें क्या होता है कि अनेक व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें वर्ष में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी उनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है तो कभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग नवंबर में मई तक चलता है और ऊन उद्योग सर्दियों में, और बर्फ़ के कारखानों में गर्मियों में चलते हैं। तो कृषि में भी फसल काटने के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो ये सभी एक तरह से मौसमी तथा आकस्मिक बेकारी है। दूसरे बेकारी का जो प्रकार है वो है प्रौद्योगिक बेकारी। इसमें क्या होता है, उद्योगों में मशीनीकरण एवं नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप मानव शक्ति का प्रयोग घटा है। उत्पादन के अनेक कार्य स्वचालित यंत्रों द्वारा होने लगा है और उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप बेकारी बढ़ती जा रही है। तीसरी अवस्था है अस्थायी बेकारी। देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार में कि शिक्षा या प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जब व्यक्ति को कोई कार्य नहीं मिलता है उस समय तक वह बेकार रहता है, लेकिन जो ही उसे किसी व्यवसाय में काम मिल जाता है तो वह रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी की श्रेणी में आ जाता है। तो ये अस्थायी बेकारी है। और एक बेकारी है जो है घर्षण बेकारी। देखिए इस प्रकार की बेकारी में लोगों की रोजगार संबंधित अवसरों की अनभिज्ञता होती है, यानी रोजगार उपलब्ध होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव होता है, मशीनों की टूट फूट और उद्योग में कच्चे माल की कमी होती है। इन सभी कारणों से उत्पन्न जो गतिविधियां होती है वो घर्षण बेकारी होती है। इस प्रकार की बेकारी विकसित देशों में मुख्यतः पाई जाती है। बेकारी के प्रकार में पांचवा प्रकार है चक्रीय प्रकार। देखिए इसमें क्या होता है कि बेकारी संबंधित व्यापारिक चक्र होते हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव के चक्र आते रहते हैं। जब किसी व्यवसाय में लाभ के अवसर अधिक होते हैं तो सभी लोग उसे अपनाने लगते हैं, लेकिन जब कुछ समय के बाद लाभ की मात्रा कम होने लगती है तब उसको लोग छोड़ने लगते हैं। इस प्रकार से के जो पहले अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो फिर संकुचित होने लगता है। तो ये चक्रीय बेकारी है। छठा बेकारी का प्रकार है अर्ध बेकारी। देखिए जब व्यक्ति को अपनी योग्यता के काम नहीं मिल पाता है, जैसे एक डॉक्टर को कंपाउंडर के पद पर रख लिया जाए, तो क्या है कि जो उसकी क्षमता है उस हिसाब से उसे कार्य नहीं मिला, तो ऐसी अवस्था को अर्ध बेकारी कहते हैं। और एक सातवां बेकारी है जो है ऐच्छिक बेकारी। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति काम करने की क्षमता होते हुए भी आलस्य, कमजोरी महसूस करे या फिर मजदूरी न करना चाहे या फिर मजदूरी करते समय आधे करे आधा न करे, तो ये कहीं ना कहीं ऐच्छिक बेकारी होती है। आठवां है छिपी बेकारी। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार की बेकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती है। भारत में लगभग सभी कृषि परिवार भूमि के छोटे टुकड़ों पर कृषि करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भूमि पर दबाव पड़ता है और नए जन्म लेने वाले सदस्य भी पहले वाले सदस्यों के साथ उसी भूमि पर काम करने लगते हैं। इस प्रकार से प्रकट रूप में तो ऐसा लगता है कि सभी रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता है। यदि उनमें से कुछ लोग कृषि कार्य से हटाकर दूसरे व्यवसाय में लगा दिए जाए तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। तो इस प्रकार में अप्रकट रूप से ये बेकारी है, क्योंकि जितने व्यक्ति पहले थे कार्य कर रहे थे तो उतना ही उत्पादन हो रहा था, और व्यक्ति जो जन्मे वो भी उसी कार्य में लगे हैं फिर भी उत्पादन उतना ही हो रहा है। तो ये छिपी बेकारी के रूप में होती है। वहीं नौवां है शिक्षित बेकारी। देखिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जब लोग बेकार होते हैं तो उन्हें हम इसी श्रेणी में रखते हैं। 10वां पॉइंट है बेकारी के प्रकार में संरचनात्मक बेकारी। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की बेकारी का मूल कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो जाए। उदाहरण के लिए भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के व्यवसाय में यदि लंबे समय तक कमी आ जाती है या निर्यात में मांग घट जाती है तो उन व्यवसाय में बेकारी उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार की बेकारी को संरचनात्मक बेकारी कहा जाएगा। 11वां पॉइंट है बेकारी के प्रकार में खुली बेकारी। देखिए इस प्रकार की बेकारी में श्रमिक के पास कोई काम नहीं होता है। इस प्रकार की बेकारी अधिकतर शहरों में देखने को मिलती है, जहां गांव से आने वाले लोग काम के अभाव में बेकार पड़े रहते हैं। इस श्रेणी में शिक्षित बेकारी को भी सम्मिलित किया जाता है। अब हम बेकारी के कारण और बेकारी के दुष्प्रभाव को अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।